नमस्कार साथियों, मैं मनीष मिवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान का अध्याय 5 विधायिका का बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आज इस चैप्टर का है लेक्चर नंबर 3। आइए जानते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज हम चर्चा करेंगे हमारी लोकसभा के बारे में। ठीक है, जो लोगों की सभा है वो लोकसभा है, उस लोकसभा की चर्चा आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे। कौन कौन से आर्टिकल लोकसभा से जुड़े हुए हैं उन पर भी आज हम लोग चर्चा कर लेंगे। लोकसभा का पूरा गठन, संगठन, उसकी संरचना, सबके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आज आपको मैं पढ़ाने वाला हूं, वो है जर्मनी में द्विसदनात्मक। और द्विसदनात्मक चाहिए आपको बहुत से लोग पढ़ाते होंगे, कोई मना नहीं है, किताब में है तो पढ़ाएंगे। पर जो इस जर्मनी में जो वोटिंग का प्रोसेस है ना भैया, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा तो नहीं लगा, बहुत डिफिकल्ट लगा, पर वो वोटिंग प्रोसेस आज मैं आपको समझाऊंगा बिल्कुल और बिल्कुल आसान भाषा में। ठीक है, गजब का ही वोटिंग प्रोसेस है। हम लोग यहाँ पर जो जीता वही, जो आगे वही जीता प्रणाली इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व हम लोग इस्तेमाल करते हैं राज्यसभा में, राष्ट्रपति के चुनाव में। उन्होंने दोनों को मिला दिया दोनों को मिला करके लोग चुन रहे हो और बाकी लोगों को दो वोट का अधिकार है। तो बस अब यहाँ से सस्पेंस बना करके रखो कि कैसे उनको चुनते हैं। ये जब अभी इस लेक्चर में पढ़ेंगे तब पूरा बताएंगे। ठीक है ना, मतलब इनको सब कुछ अब भी बता दो, आगे पढ़ना ही नहीं इन लोगों को। चलो आगे शुरू करते हैं। आ जाओ लोकसभा पे। ठीक है, तो हम लोग लोकसभा भारत की संसद का निचला सदन या लोअर हाउस से कहा जाता है। और लोकसभा का जो इंग्लिश में नाम है वो है हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल। और लोकसभा जो नाम अपनाया गया है वो अपनाया गया है 1954 में। ठीक है, हिंदी में पहले लोगों का सदन या हाउस ऑफ पीपल उसे कहा जा रहा था, पर 1954 में लोकसभा नाम अपनाया गया। जैसा कि हम जानते हैं कि आर्टिकल 79 संसद के गठन की बात करता है। तो संसद में एक संसद होगी, भारत की एक संसद होगी जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति साहब होंगे। आर्टिकल जो 80 था उसमें राज्यसभा के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आज चर्चा करते हैं आर्टिकल 81 जो कि राज्य लोकसभा के गठन की बात करता है, संगठन की बात करता है, कॉम्पोजिशन ऑफ लोकसभा। तो इसमें कहा गया कि जो अधिक से अधिक सदस्य होने चाहिए वो कितने होने चाहिए, 552 सदस्य होने चाहिए, 552 से ज्यादा नहीं। ठीक है, पर वो आगे संशोधन करके लिमिट बढ़ा दी जाएगी। ठीक है, 552 में से 530 तो होने चाहिए भैया राज्यों के, 20 होने चाहिए केंद्र शासित प्रदेश के और 2 होने चाहिए अपने गोरे चिट्ठे भैया। गोरे चिट्ठे भैया का मतलब जो एंग्लो इंडियन है वो, ठीक है ना वो बिल्कुल गोरे चिट्ठे है ना अपने। तो वो 530 राज्यों के, 20 केंद्र शासित प्रदेश के और 2 अपने एंग्लो इंडियन भी है। और आज की जो वर्तमान स्थिति है, वर्तमान स्थिति 545 की है, जिसमें 530 राज्य के हैं, 13 केंद्र शासित प्रदेश के हैं और 2 कहां के हैं भैया, जो एंग्लो इंडियन है वो है। तो 552 अधिकतम है और 545 आज की वर्तमान स्थिति में है। ठीक है, तो ये संरचना, ये उसकी संगठन की बात करता है। लोकसभा में जो हम लोग चुन रहे हैं, जिन लोगों को हम लोग चुन रहे हैं वो प्रत्यक्ष रूप से हम लोग चुन रहे हैं। राज्यसभा में जो चक्कर था वो अरेंज मैरिज वाला था। ठीक है, जिसमें मतलब बिचौलिए हैं बीच में, मतलब हम विधायक को चुन रहे हैं और विधायक राज्यसभा के सांसद को चुन रहे हैं। परंतु यहाँ पर जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो हम डायरेक्ट हमारे लोकसभा के सांसद को चुनते हैं। किसको चुनते हैं? डायरेक्टली लोकसभा के सांसद को चुनते हैं। और उसके लिए क्या करा जाता है, 545 जो सीटें हैं उनमें से 543 पे चुनाव कराए जाते हैं। कितने पे? 543 पे। 543 पे क्यों करा रहे हैं? 2 एंग्लो इंडियन जो है, गोरे चिट्टे भैया हैं, उनको कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति साहब मनोनीत करते हैं। इस 543 के लिए पूरे भारत को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में बांट दिया जाता है बच्चों? 543। और जो निर्वाचन क्षेत्रों का जो आधार है, ठीक है, जो आधार है वो क्या है? जनसंख्या है। जो आधार है वो क्या है? जनसंख्या है। तो जो जनसंख्या वहां का आधार है और उस जनसंख्या के हिसाब से 10 लाख है तो एक निर्वाचन क्षेत्र, फिर एक निर्वाचन क्षेत्र। इस हिसाब से 1971 की जनसंख्या के हिसाब से 543 जो है वो अभी तक हमारे चल रहे हैं। क्योंकि 543 सांसद के लिए हम निर्वाचन क्षेत्र बनाएंगे। तो 543 ही निर्वाचन क्षेत्र बना दिए जाते हैं। हर एक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति चुनकर के आता है। ठीक है, हर निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति चुनकर के आएगा और ये व्यक्ति जो चुनकर के आएगा किस हिसाब से चुनकर के आता है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इसका मतलब क्या होगा? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब यह है कि भारत में 18 साल से ऊपर सभी लोग, चाहे किसी जाति, किसी धर्म, किसी वर्ग, किसी समुदाय से भी आ रहे हो, उन सबको वोट देने का अधिकार होगा। और एक
व्यक्ति का जो एक वोट है उसकी एक समान मूल्य या उसका एक समान वैल्यू रहेगी। वन मैन वन वोट वन वैल्यू का सिद्धांत यहाँ पे लगता है। अगर देश का सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ व्यक्ति भी वोट डालेगा तो भी एक ही गिना जाएगा, और देश का मजदूर वोट डालेगा तो भी एक ही काउंट होगा। अब मुझे आप एक बात ही बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सार्वभौम वैश्विक मताधिकार में जब भारत का संविधान बना तो उम्र 21 साल थी। अब आज 2022 में है 18 साल। तो ये 21 से 18 कब करी गई, कौन से संशोधन के द्वारा करी गई और कौन से ईयर में करी गई? तो ये आज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की जो उम्र घटाई गई है वो कौन से संशोधन में और कौन से ईयर में घटाई गई है। तो यहां से फिर हर जगह से, हर निर्वाचन क्षेत्र से एक एक व्यक्ति चुन करके आता है। टोटल हमारे 543 व्यक्ति हो जाते हैं। 2 को राष्ट्रपति साहब मनोनीत कर देते हैं। फिर 543 में से 50% से ज्यादा जिनके पास जिस पार्टी का होता है वो सरकार बना लेती है, और अगर 50% से ज्यादा नहीं होता तो वो लोग क्या करते हैं, गठबंधन करते हैं। तो ये क्या है, ये लोकसभा इस प्रकार से इनकी संरचना होती है। 545 के 45 जिस दिन एक साथ आए हैं उसी एक साथ चले जाएंगे। ठीक है, कौन कहता है कि अकेले आए थे अकेले जाएंगे? लोकसभा वालों से पूछो कि साथ आए थे साथ जाएंगे। ठीक है, तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना, और हम तो डूबेंगे तुम्हें भी ले डूबेंगे। ठीक है, मतलब हम तो जाएंगे सो जाएंगे, तुम्हें भी लेके जाएंगे। तो वो वाले से सीन है, ये सारे के सारे एक साथ जाएंगे और एंग्लो इंडियन को भी साथ लेकर के जाएंगे। ठीक है ना, तो एंग्लो इंडियन के लिए वो बात कह सकते हो कि हम तो डूबेंगे सो डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे। ठीक है, तो एंग्लो इंडियन को भी साथ लेकर के जाएंगे, बोल छोड़ना नहीं है। तू यहाँ तुम दो बैठ के क्या करोगे, वैसे तुम्हारी इतनी जनसंख्या नहीं है। ठीक है, क्या करोगे बैठ के, चलो घर जाओ। वैसे भी अब तो प्रावधान हटा दिया है सरकार ने, संसद ने। ठीक है, तो ये सब एक साथ आते हैं और एक साथ जाते हैं, इसलिए लोकसभा भंग हो सकती है। और जब लोकसभा भंग हो सकती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अस्थायी सदन संसद का कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, अस्थायी सदन कहते हैं। अब यहां पर जो लोकसभा में सदस्य चुन करके आ रहे हैं उनको भी हम लोग क्या कहेंगे, उनको भी हम सांसद कहेंगे। चुन करके कितने वर्षों के लिए आएंगे भैया, 5 वर्षों के लिए आएंगे, 5 साल। देखो राज्यसभा वाले हैं उनको 6 साल और लोकसभा वालों को 5 साल। अगर आपको लोकसभा के चुनाव लड़ने हैं तो आपको 25 साल की उम्र चाहिए, और राज्यसभा के अगर आपको चुनाव लड़ने हैं तो आपको 30 साल की उम्र चाहिए। ठीक है ना, 25 साल की उम्र में आप सांसद बन सकते हो लोकसभा के, और अगर राज्यसभा के बनना है तो आपको 30 वर्ष की उम्र चाहिए, और वहां पर आप 6 साल तक रहोगे, यहाँ पर आप 5 साल तक रहोगे। अब 5 साल तक रह करके आप सब एक साथ हट जाओगे, सरकार का जो गठन है वो सब कुछ यहाँ लोकसभा से होगा। ये सारी बातें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो लोकसभा की जो बेसिक बातें हैं वो ये है। अब एक जो मुख्य जो इंपॉर्टेंट बातें हैं शायद जो आपकी बुक में नहीं है वो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। अपन बात करते हैं आर्टिकलों की, अनुच्छेदों की। अनुच्छेद 81 में किसका आ गया, इसकी संरचना आ गई। उसके बाद आप आ जाइए, फिर उसके बाद अनुच्छेद 93 पे आ जाइए। अनुच्छेद 93 में ये कहा गया कि लोकसभा का अपना अध्यक्ष और अपना उपाध्यक्ष होगा, पड़ोसियों से नहीं लेकर के आना है। ठीक है, मतलब राज्यसभा वालों का नहीं लेकर के आना है, खुद का लो, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में ये बात है कि भाई वहां पे तो जो सभापति जी थे वो उपराष्ट्रपति साहब थे। ठीक है, अब यहां पर अध्यक्ष कौन बनेगा, तो यहां पर अध्यक्ष जो बनेगा वो इन 545 लोगों में से ये 545 लोग मिलकर के चुन लेंगे कि हाँ भैया इसको अध्यक्ष बनाना है। आज के मौजूदा दौर में जो अध्यक्ष है वो है ओम बिरला जी। कौन है, ओम बिरला जी। ओम बिरला जी बीजेपी से कोटा राजस्थान से सांसद है। कोटा शहर है, आप लोगों ने नाम सुना होगा। ठीक है, कोटा राजस्थान का शहर है, वहां से वो सांसद है ओम बिरला जी। उनको इस बार ओम बिरला जी को लोकसभा का क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया। जिस प्रकार से अध्यक्ष को चुना जाता है उसी प्रकार से उपाध्यक्ष को भी चुना जाता है। ठीक है भाई, अध्यक्ष को चुन लिया तो उसी प्रकार से उपाध्यक्ष को भी चुन लो, उपाध्यक्ष को भी चुन लिया जाएगा। 94 अनुच्छेद 94 में बता रखा है ये कब कब फ्री हो जाएंगे। ठीक है, ओके। 95 में बता रखा है कि जब अध्यक्ष अनुपस्थिति में, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष के पास सारी की सारी कौन सी वाली शक्तियां होंगी, अध्यक्ष की शक्तियां होंगी। किसकी शक्तियां होंगी, अध्यक्ष की शक्तियां होंगी। 96 को छोड़ो और 97 पे आ जाओ। अनुच्छेद 97 सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपोर्टेंट किसकी नजर में, नेताओं की नजर में। ठीक है ना, और हर व्यक्ति की नजर में इंपोर्टेंट होता है। इंपोर्टेंट है कि उपसभापति, सभापति जो शब्द है वो राज्यसभा के लिए इस्तेमाल होता है। उपसभापति और अध्यक्ष, अध्यक्ष किसके लिए इस्तेमाल हुआ, लोकसभा के लिए बेटा, और उपाध्यक्ष। तो उपसभापति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन और भत्ते, वेतन और भत्तों का मतलब है इनको कितनी सैलरी मिलेगी, क्या क्या फायदे, क्या क्या अलाउंसेस मिलेंगे, वो सारे इसमें बता रखे।
तो आर्टिकल 93, 94, 95, 97 और आज की जो मौजूदा अध्यक्ष है वो है ओम बिरला जी। अब आप कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताइएगा कि अब भी मौजूदा उपाध्यक्ष कौन है, ठीक है ना। और राज्यसभा के जो उपसभापति हैं, उपसभापति का भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में नाम बताइएगा। आप लोगों के लिए 3 क्वेश्चन अब भी फर्स्ट स्लाइड पे बन चुके हैं। पहला, कब चेंज हुआ वोटिंग ईयर, ठीक है। दूसरा, उपाध्यक्ष का नाम और उपसभापति जी का भी नाम बताना, ठीक है। और उपराष्ट्रपति जी का तो नाम आपको पता ही होगा, ठीक है, जगदीप धनखड़ जी। अपन पहले भी एक स्पेशल वीडियो बना चुके हैं, फिर कार्यपालिका में पढ़ा था, तब भी मैंने आपको बताया था। तो लोकसभा की जो मुख्य जो स्थिति है वो ये है। ओके, अब आ जाइए आपके बुक वाले कंटेंट पे। लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए जनता सीधे सदस्यों को चुनती है, ठीक है। तो लोकसभा के लिए और राज्यों की विधानसभाओं के लिए डायरेक्ट जनता सीधा चुनती है। पर देखिए एक बात ये कहनी पड़ेगी, भारत के संविधान निर्माताओं की बहुत गजब का ही सिस्टम उन लोगों ने तय करा है। जहां से सरकार बन रही है ना, वहां पे डायरेक्ट पावर लोगों के हाथ में दी है। राज्यसभा का फर्क नहीं पड़ रहा है, विधान परिषद का फर्क नहीं पड़ रहा है, लोकसभा में सरकार बनेगी, जनता वोट करो, चलो बैठो, खड़े हो जाओ, एक्टिव हो जाओ, ऐसे सो मत, वोट करना है तुम लोगों को। राज्यों में विधानसभाओं से सरकार बनेगी, चलो बच्चों फिर से एक बार वोट करना है, तुम वोट करते रहो, मस्त रहो। तो जहां जहां से सरकार बन रही है, लोकसभा से सरकार का निर्माण होगा, राज्यों में राज्यों की विधानसभाओं से निर्माण होगा, तो वहां पर डायरेक्ट जो वोटिंग करेगी वो कौन करेगी? जनता करेगी। तो जनता सीधे सदस्यों को चुनती है, डायरेक्टली जनता चुनेगी। इसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं, या इंग्लिश में से डायरेक्ट इलेक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायरेक्ट इलेक्शन। कि डायरेक्टली क्या है? जनता चुनती है। डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब यही होता है कि डायरेक्ट जनता वोट करे और जिन्होंने जनता ने जिनको चुना है वो जीत करके चले जाए। और अप्रत्यक्ष में, इनडायरेक्ट में क्या होता है? जनता ने इनको चुना और चुनना इनको था, पर जनता ने इनको चुना और फिर ये इसको चुनेंगे। तो ये क्या हो गए? ये बीचोली आ गए ना, बीच में आ गए। नहीं तो जनता डायरेक्ट इनको भी चुन सकती थी, पर नहीं, पहले ये इनको चुने और फिर ये इनको चुने, ठीक है ना। जैसा कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में हम लोग देख ही रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए पूरे देश को और विधानसभा चुनाव के लिए किसी राज्य को लगभग समान जनसंख्या वाले निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। देखिए, अब लोकसभा के जो चुनाव होंगे तो उसके लिए पूरे देश को, ठीक है, पूरे देश को क्या होगा? निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाएगा। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि 543 भागों में बांट दिया जाएगा और हर जगह से एक व्यक्ति जीत करके आएगा और जो जीत करके आएगा वो सांसद कहलाएगा। और इसी प्रकार से राज्यों की जो विधानसभाएं होती है, हर राज्य को जनसंख्या के हिसाब से समान रूप से क्या कर दिया जाता है? बांट दिया जाता है। मतलब आधार अगर 5 लाख रखा है तो 5 लाख के हिसाब से बांटेंगे, ठीक है। जितना आधार रखा है उस आधार पे सबको बराबर बांटेंगे। और एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर राजस्थान में विधानसभाओं के लिए जो निर्वाचन क्षेत्र बनाए हैं और उनका आधार जनसंख्या का मान लीजिए 6 लाख या 7 लाख है, तो यूपी में भी 6 लाख 7 लाख ही होगा, महाराष्ट्र में भी 6 लाख 7 लाख ही होगा, हर जगह 6 लाख 7 लाख ही होगा, क्योंकि बराबर आपको समानता रखनी है। ये बात संविधान का प्रावधान कहता है, ठीक है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के मत का मूल्य दूसरे व्यक्ति के मत के मूल्य के बराबर होता है। तो देखिए, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं? वोट डालते हैं। हमने वोट डाला और वोट डालने के बाद जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा मतदान मिल जाएंगे, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे, वो व्यक्ति जीत जाएगा। अब चाहे मुझे 20 वोट मिले हो और आपको 19, तो मैं 20 वाला में जीत गया। एक वोट भी अगर ज्यादा मिल गया तो वो व्यक्ति जीत जाता है। और यही प्रणाली हम लोगों ने पढ़ी थी 3rd चैप्टर में कि जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले वही जीतेगा। तो यहां पर जब व्यक्ति वोट डालेगा, जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे, और वो प्रतिनिधि, एक प्रतिनिधि चुन करके कहां चला जाएगा? लोकसभा में चला जाएगा। और वोटिंग किस हिसाब से होगी? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के हिसाब से होगी, जिसमें मतलब 18 साल से ऊपर के सभी व्यक्ति क्या है? वोट डालेंगे। और इस सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार या इंग्लिश में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इसकी जो विशेषता है वो ये है कि प्रत्येक व्यक्ति के मत, मतलब एक पर्सन ने जब वोट डाला, प्रत्येक व्यक्ति के मत का मूल्य दूसरे व्यक्ति के मत के मूल्य के बराबर होगा। मतलब यह हुआ कि अगर कोई भी वोट डाले, देश के राष्ट्रपति वोट डालेंगे तो भी एक ही काउंट होगा, देश का मजदूर वोट डालेगा तो भी एक काउंट होगा, देश के प्रधानमंत्री वोट डाले और राज्यों के मुख्यमंत्री वोट डाले तो भी एक ही काउंट होगा। सबके जो वोट काउंट होंगे वो एक ही होंगे। तो यहां पर क्या है कि सभी में एक राजनीतिक समानता आपको देखने को मिलती है। 2 प्रकार से राजनीतिक समानता आप यहां पे देखते हैं। एक तो 18 साल की उम्र करिए, आप किसी राज्य के हो, आप किसी पद पर बैठे हो, आप किसी जाति, किसी धर्म, किसी वर्ग के हो, आप 18 साल की आपको उम्र चाहिए। और दूसरा, आप किसी भी समुदाय से आते हो, आपकी कोई भी आर्थिक स्थिति हो, आप किसी राज्य के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कुछ भी हो, पर आपका वोट एक ही काउंट होगा।
इस समय लोकसभा के 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं। यह संख्या 1971 की जनगणना से चली आ रही है, ठीक है। और 1971 की जो जनगणना है उसकी कहानी मैं आपको बहुत बार सुना चुका हूं कि 1971 की जनगणना को हम आधार क्यों बना करके रखते हैं, क्योंकि 1976 के आसपास आते आते जब दक्षिण के राज्यों ने पॉपुलेशन पे कंट्रोल लगा लिया और पॉपुलेशन पे कंट्रोल लगाने के बाद उनको यह महसूस हुआ कि नहीं यार, जनसंख्या पे कंट्रोल लगाने से राज्यसभा में सदस्य भेजने में हमारी वैल्यू कम हो रही है, राष्ट्रपति चुनने में हमारी वैल्यू कम हो रही है। तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि एक तरफ आप जनसंख्या नियंत्रण का कानून लेकर के आती हैं या जनसंख्या नियंत्रण के लिए आप कहती हैं, और दूसरी तरफ जो ये संविधान का प्रावधान है कि जनसंख्या के हिसाब से ही लोकसभा की सीटें होंगी, जनसंख्या के हिसाब से ही राज्यों की विधानसभाओं की सीटें होंगी, तो फिर हमारा तो लॉस हो रहा है। तो इसलिए 1971 की जनगणना को आधार मान करके 2001 तक सीटें लोकसभा की सीज कर दी गई। सीज का मतलब होता है बिल्कुल पे के, ना बढ़ाओगे ना घटाओगे। फिर 2001 में एक और संविधान संशोधन करा गया और 2026 तक सीटें ब्लॉक कर दी गई हैं, मतलब 2026 तक नहीं बढ़ेंगी। अभी 2024 के जो लोकसभा के चुनाव होंगे उसमें भी हम लोग 543 सीटों पर ही वोट करेंगे। अब 2024 के बाद 29 के जो चुनाव होंगे, मतलब 2026 में उम्मीदें हैं कि सीटें बढ़े, और इतनी उम्मीदें हैं सीटें बढ़ने की कि सीटें इस बार जाएंगी करीबन 1000 के करीबन, 900 से 1000 के बीच में सीटें रहेंगी। एक बार राजस्थान पत्रिका या किसी न्यूज़पेपर ने सर्वे करा, सरकार की रिपोर्ट आंकड़ों के हिसाब से देखा, तो उन्होंने पाया कि अब 900 से 1000 के बीच में सीटें जाएंगी, क्योंकि हमारे यहाँ पर 88 करोड़ मतदाता है। कितने मतदाता है? 88 करोड़ मतदाता है। और अगर आप 10 लाख का एवरेज देकर के चलते हो तो 880 सीटें तो नॉर्मली आपको यहाँ चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और मैं बात 2026 की कर रहा हूँ, तो थोड़ी बहुत पॉपुलेशन ऊपर नीचे होगी ही होगी। लोकसभा के लिए सदस्यों को 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, जैसा मैंने आपको बताया कि राज्यसभा 6 वर्ष के लिए और लोकसभा 5 वर्ष के लिए। लेकिन यदि कोई दल या दलों का गठबंधन सरकार न बना सके अथवा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को लोकसभा भंग कर नए चुनाव कराने की सलाह दे तो लोकसभा को 5 वर्ष के पहले भी भंग किया जा सकता है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि जैसे कि आज 2019 में चुनाव हुए, तो सीधा सीधा टाइम पीरियड तो ये कहता है कि 2024 में ही चुनाव होंगे, मतलब नई लोकसभा जो चुन करके आएगी वो 2024 में चुन करके आएगी। पर कभी राष्ट्रपति जी को ऐसा महसूस होता है कि ना तो किसी पार्टी के पास बहुमत है, ना 2-3 पार्टियां मिलकर के सरकार बना पा रही है। जब सरकार नहीं बना पा रही तो देश का शासन नहीं चल पाएगा। तो इससे अच्छा है कि लोकसभा को भंग करो और फिर से नए चुनाव कराओ। इसीलिए हम लोगों ने देखा था कि 1989 से लेकर के 1998 तक इनमें इलेक्शन 2 बार ही होने चाहिए थे, पर इलेक्शन कितनी बार हुए? 4 बार हुए, क्योंकि सरकार बन ही नहीं पा रही थी, स्थायी सरकार मिल ही नहीं पा रही थी। तो या तो राष्ट्रपति जी लोकसभा को भंग कर देंगे कि भाई तुमसे हो तो नहीं रहा है, हट जाओ, या जब प्रधानमंत्री जी क्या है राष्ट्रपति को एडवाइस दे कि सर अब भंग कर दीजिए। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूं कि 1967 में चुनाव हुए, 1967 के बाद 1972 में होने चाहिए थे, परंतु इंदिरा गांधी जी ने 1971 में ही चुनाव करा लिए और भारी प्रचंड बहुमत के साथ जीत गई। चलिए, तो यहां तक लोकसभा की कहानी, ठीक है, खत्म हुई। अब बात करते हैं जर्मनी में द्विसदनात्मक। द्विसदनात्मक मैं आपको एक बार याद करा देता हूं। जब देश में या राज्यों में विधायिकाओं के 2 सदन होते हैं उसको द्विसदनात्मक या इंग्लिश में उसे बाइकैमरलिज्म कहा जाता है। जब 2 सदन होंगे वो द्विसदनात्मक कहलाएगा। अब ये जर्मनी का द्विसदनात्मक क्या है, आइए समझते हैं। जर्मनी में विधायिका का द्विसदनात्मक है, मतलब वहां पर भी 2 सदन है। कौन कौन से? दोनों सदनों को बुंदेसटैग और बुंदेसरेट कहा जाता है। देखिए, बुंदेसटैग का मतलब हो गया फेडरल असेंबली। बुंदेसटैग जो है वो हमारी लोकसभा की तरह, बच्चों किसकी तरह? लोकसभा की तरह। और जो बुंदेसरेट है फेडरल काउंसिल है। देखिए, काउंसिल का मतलब परिषद और परिषद मतलब राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा यहां। तो ये जो बुंदेसटैग है वो लोकसभा की तरह है और जो बुंदेसरेट है वो राज्यसभा की तरह है। तो वहां पर भी 2 सदन हो गए। असेंबली का चुनाव प्रत्यक्ष और समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एक मिलीजुली जटिल प्रक्रिया से 4 वर्ष के लिए होता है। मतलब सच में इन लोगों ने पता नहीं क्या दिमाग लगाया, क्या प्रोसीजर अपना रहे हैं, भगवान ही जाने पर वो मैं आज आपको बता दूंगा। और फिर आप मुझे आज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा प्रोसीजर अच्छा है या नहीं। और मतलब हम तो पागल हो जाए, अरे यार किसको देना वोट, दिलाओ ना वोट, दो फिर करो, मतलब मस्त है। पर इन्होंने बहुत ही सच में बहुत जटिल प्रक्रिया अपनाई है और चुनते भी 4 साल के लिए। ऐसी प्रक्रिया में मैं तो बोल दूं भाई 10-15 सालों के लिए एक बार में चुन लो, ठीक है ना। और आप भी ऐसा ही बोलोगे वो प्रक्रिया जानने के बाद, ठीक है। ये वहां का जो संसद है वो दिखाया। चलिए, तो अब आज बात करते हैं अपन लोग इनकी प्रक्रिया पे। इनका कुछ सीन ऐसा है कि वहां पर 4 वर्ष में सरकार बनती है, ठीक है। और 4 वर्ष में सरकार बनने के लिए वो लोग कुछ 2 प्रकार की विधियां अपना रहे। एक तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व वाली है और दूसरी जिसको एक वोट ज्यादा मिलेगा वो जीत जाएगा।
अब जर्मनी में क्या है, जर्मनी को 299 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया। कितने क्षेत्रों में बांटा गया? 299 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया। मतलब 299 जगह लोग क्या करेंगे? वोट करेंगे। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि वहां की जनता एक वोट नहीं देती, 2 वोट देती है। कितने वोट देती है बच्चों? 2 वोट देती है। 2 वोट देने का मतलब क्या हुआ सर, कि वो 2 कैंडिडेट को वोट देगी? नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 2 को नहीं, वो क्या करेंगे? 2 वोट देंगी। तो 299 लोगों में से, अब जैसे क्या हुआ कि ये पूरा जर्मनी है, इसको 299 भागों में बांट दिया गया। अब इस एरिया वाले लोग हैं, ठीक है, ये इस एरिया वाले लोग हैं, तो ये वोट करेंगे। अब इनके लिए क्या होगा? बैलेट पेपर आएगा। ये और इंटरेस्टिंग बात है, आज भी जर्मनी में बैलेट पेपर पे चुनाव होता है। बैलेट पेपर का मतलब जानते हो ना, ऐसे पेपर सा ले लेंगे और उस पर आपको टिक लगा करके आना, मैंने इसको वोट दिया और डिब्बे में डाल दिया। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, ठीक है। तो इनको बैलेट पेपर दिया जाएगा और जैसे मान लीजिए नाम लिखे हुए, उस नाम के आगे इन्होंने टिक लगाया और उन्होंने क्या कर दिया? डिब्बे में डाल दिया। हर निर्वाचन क्षेत्र में एक एक वोट तो वो किसको देंगे? जो कैंडिडेट्स खड़े हो रहे हैं उनको, कैंडिडेट्स को। अब ये कैंडिडेट किसी पार्टी का हो, निर्दलीय हो, जैसा हमारे देश में ना, ये बिल्कुल वैसा ही सिस्टम है, ठीक है भाई। बस हम ईवीएम पे कर रहे हैं और ये लोग बैलेट पेपर पे कर रहे हैं। बाकी हर पार्टी अपना कैंडिडेट खड़ा करती है और जो लोग हैं वो पार्टी को, कैंडिडेट को वोट दे देते हैं कि भाई हमें इस कैंडिडेट को वोट देना, जिताना। यहां तक की प्रक्रिया बिल्कुल सिमिलर, चिंता मत करो अभी, अब चिंता करो। अब आ जाओ, 299 ये है तो 299 और ले लो, ठीक है, क्योंकि लोग 2-2 वोट कर रहे हैं ना। यहां पर ये वाला जो जगह के लोग हैं, इन्होंने 1 वोट तो कर दिया। ये वोट किसको करा है? कैंडिडेट को वोट करा है, उम्मीदवार है उसको वोट करा है। अब दूसरा वोट इनको करना है भैया पार्टी को, ठीक है। तो यहां पर तो वोट किसको करा है? उम्मीदवार, उम्मीदवार को वोट करा है। अब यहां पे वोट किसको करोगे? तुम दल को वोट करोगे कि भैया यहां पे जो 4 पार्टी है, ए बी सी और डी, इन 4 पार्टियों में से मैं चाहता हूं कि बी पार्टी बढ़िया है। मैंने वोट ए पार्टी के व्यक्ति को दिया हो पर मैं चाहता हूं बी पार्टी को, क्योंकि वो व्यक्ति बढ़िया था पर पार्टी ठीक नहीं थी। तो पर पार्टी ये बढ़िया है पर इसका जो व्यक्ति यहां पे खड़ा हुआ था वो ठीक नहीं था। तो यहां पे लोगों को 2 वोट मिलते हैं। एक तो आपको अपने उम्मीदवार के लिए करना है और दूसरा आपको किसके लिए करना है? दल के लिए करना है, पॉलिटिकल पार्टी के लिए करना है। तो अब आप इनका दोनों का टोटल करो और टोटल के बाद वही बात याद आएगी मुझे जो लास्ट लेक्चर में आई थी। क्या मैथ तो आती नहीं है सर? कोई बात नहीं, तो आ जाओ मैं कर देता हूं। तो कितने हो गए? 598, 598 टोटल हो गए। अब आ जाओ, फिर होगी काउंटिंग। सबसे पहले तो इनसे पता चल जाएगा कि भाई 299 में टोटल कितने उम्मीदवार कौन कौन सी पार्टी के जीते, तो बहुत बढ़िया। फिर यहां से काउंटिंग होती है। अब यहां से पता लगाया जाएगा कि भैया कितनी कौन सी पार्टी को कितने लोगों ने कहा है कि ये पार्टी बढ़िया है, या कितनी पार्टी को कितना परसेंटेज वोट मिला है। यहां पे जरूरी यह है कि अगर किसी पार्टी को 5% से कम वोट मिला हो इसमें, और अगर 3 सीट से कम मिली हो, 3 सीट इसमें, तो 3 सीट इधर और 5% वोट उधर, अगर ये दोनों नहीं मिले हो तो उस पार्टी का कोई भी प्रतिनिधित्व वहां पर नहीं होगा। अब इसका फायदा क्या है? इसका एक फायदा यह होता है बच्चों कि जैसे आप देखते हो भारत में 750 से ज्यादा पार्टियां रजिस्टर्ड है, पर वो किसी क्रम की नहीं है, ठीक है ना, किसी क्रम की नहीं है, बस रजिस्टर्ड है, नाम लिखवा रखा है, ये पार्टी फलाना पार्टी, फलाना पार्टी, ढीमका पार्टी। तो ये जो व्यवस्था है, ये जो एक्टिव नहीं होती है जो पार्टियां, उन पार्टियों को डिमोटिवेट करता है कि यार 5% वोट मिलने नहीं है, 3 सीटें मिलनी नहीं है, तो हटाओ ना, छोड़ो, पार्टी खेल खत्म। तो उस पार्टी को ज्यादा पार्टी बनना थोड़ा सा कम संभव हो जाता है। नुकसान इसका यह है कि हमारे देश में कोई छोटी छोटी पार्टियां भी बड़ा धमाका कर जाती हैं तो उनको भी सीटें मिलती है, और पार्टी जो बना रहे हैं वो विचारधारा के आधार पर बन रही है, और विचारधारा के आधार पर मतलब वहां पर विचारधारा पहुंच रही है। तो इनसे क्या लॉस होगा कि विचारधारा का नुकसान है, विचारधारा का नुकसान है। जब इजराइल में समानुपातिक प्रतिनिधित्व पार्टी लिस्ट मैंने पढ़ाया था, देखिए इन्होंने मिक्सअप करा है। ये वाला सिस्टम अगर आप देखोगे तो भारत का सिस्टम है, और ये वाला सिस्टम देखोगे तो इजराइल का है, जिनके दोनों के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इन दोनों का मिक्स करा है कि उम्मीदवार को भी चुनो और पार्टी को भी चुनो। तो जब इजराइल वाला पढ़ा था तब भी मैंने यही कहा था कि जो रिप्रेजेंटेशन है ना वो थोड़ा सा सही होता है इनमें, पर उनमें भी यही था कि भाई 2.5% जरूरी है, और इन्होंने भी कर दिया 5% जरूरी है। अब 5% नहीं मिला तो उस पार्टी को बिल्कुल भी जगह नहीं मिलेगी। अब टोटल जब काउंटिंग होती है तो इधर से काउंटिंग कर लो, अब इधर से काउंटिंग कर लो। अब फिर ये देखेंगे कि टोटल कौन सी पार्टी के सबसे ज्यादा मेंबर है। अब यहां पर एक और इंटरेस्टिंग बात आपको और बताता हूं, खेल का मजा अब भी आएगा मेरे प्यारे, ठीक है। टोटल कितने हैं? 598, पर मामला ऐसा मान लो कि इधर वाले, जैसे मान लो कि भाई 30 लोग जीत गए, इधर वाले मान लो कोई 10 लोग जीत गए,
तो टोटल 40 और है, पर इनको राउंड लाने में 50 तक ही पहुंचा देंगे, मतलब 10 और, चलो 10 और भेज दो तुम अपने, 10 और भेज दो, और कभी किसी को नहीं मिला तो उनकी सीट खाली, इनकी जगह और ले लो। तो ऐसे कर करके आज के मौजूदा समय में 709 सांसद वहां पर है। 709 सांसद में सिर्फ और सिर्फ मैं बात कर रहा हूं किसकी, बुंदेशटैग की बात कर रहा हूं, जो वहां की लोकसभा है। 709 होने 598 चाहिए, पर उनको थोड़ा सा राउंड ऑफ में लाते लाते 709 तक पहुंच गए। 709 तक पहुंच गए कि हाँ भाई इतने इसमें और इतने इसमें, राउंड ऑफ करके इतना आप ले आओ। तो ये 709, फिर इसमें देखा जाता है कि टोटल कौन सी पार्टी के कितने ज्यादा है। अब इस 709 का आप आधा निकालो, आधा निकालो तो 2 से डिवाइड दो, तो 2 तिया 6, फिर 10 बच गया तो 5, 2 चौक 8 पॉइंट, आप फिर 1 5, तो 654, मतलब 655 की आवश्यकता है। नहीं यार रुक जाओ, सॉरी गलत करवा दिया ना, 3 आएगा बेटा, 354 मतलब 355 की आवश्यकता। वही तो सोचो 709 में से अगर 655 चाहिए तो फिर तो 80% से भी ज्यादा हो गया। 355 लोग उनको चाहिए, 709 में से 355 एक पार्टी को होने चाहिए, तब वो सरकार बनाएंगे। तो ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया, जटिल सा प्रोसेस उन्होंने चला रखा है। चाहो तो ये चला लो, चाहो तो वो चला लो, ठीक है। दोनों का मिक्सअप करने का कहीं ना कहीं मुझे लॉजिक नजर नहीं आया कि भाई इस लॉजिक के कारण उन लोगों ने मिक्स करा है। आप उम्मीदवार वाला चलाते तो भी ठीक था, आप ये वाला चलाते तो भी ठीक था। अब पर जर्मनी के संविधान निर्माताओं ने कुछ सोच करके ही बनाया होगा, तो उसमें कोई डाउट नहीं है, अपन चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि अपन उतने तो विद्वान है नहीं, ठीक है ना, इतने तो विद्वान है नहीं। पर जितना मैंने पढ़ा है, मुझे जितना लग रहा है, इसमें कोई लॉजिक नजर नहीं आता कि भाई दोनों को मिक्स करके बनवा दिया, क्या बेनिफिट मिल रहा है। लोगों को सिर्फ 2 वोट मिले, इसके अलावा और कुछ भी नहीं मिला, इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं मिला ना। बाकी तो लोग भी कंफ्यूज है, चल क्या रहा है पार्टी भी है, वोटिंग भी है। और ये पार्टी वाले क्या करेंगे, एक लिस्ट जारी करेंगे, जैसा कि इजराइल में करी जा रही थी ना, वैसी लिस्ट जारी करेंगे। तो ये क्या है कि जर्मनी का पूरा प्रोसीजर है चुनावों का, हर 4 साल में प्रोसीजर होंगे। इंडिया के प्रोसीजर से कुछ अगर सेम बातें मैं करूं तो बात यह है कि वहां पर भी 18 साल का व्यक्ति वोट दे सकता है, हमारे यहां पर भी 18 साल का व्यक्ति वोट दे सकता है। एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूं, वहां पर 18 साल का व्यक्ति चुनाव भी लड़ सकता है, पर हमारे यहाँ पे लोकसभा में लड़ने हो तो 25 साल का चाहिए। पर उन्होंने 18 साल वाले को मान लिया कि हाँ भाई अब बच्चे बड़े हो गए, चुनाव लड़ो भी और वोट दो भी, ठीक है ना, 18 साल के लिए। दूसरा अगर आप देखेंगे तो ये वाला सिस्टम भारत के साथ सेम है, उम्मीदवार वाली जो व्यवस्था है वो बिल्कुल सेम है। डिफरेंस की अगर बात करूं कि भारत से कहां पे डिफरेंस है, भारत ईवीएम पे चुनाव कराता है, ये लोग आज भी बैलेट पेपर पे चुनाव करा रहे हैं। भारत के यहाँ पे लोकसभा के सांसदों की जो उम्र है, मतलब कार्यकाल रहेगा, वो 5 वर्ष का रहेगा और वहां पर 4 वर्ष का रहेगा। हम यहाँ पे जो सरकार बनाते हैं, उस सरकार का जो मुखिया होता है उसको प्रधानमंत्री कहते हैं, क्या कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर, और वो अपनी मुखिया को क्या कहते हैं, चांसलर, क्या कहते हैं, चांसलर, और हम लोग क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर। जर्मनी का एक अपना ही रोल रहा है, और जर्मनी के जब चुनाव होते हैं पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई होती है, और विशेष करके यूरोप वालों की यूरोप वालों को डर लगता है कहीं फिर से कोई हिटलर ना हो जाए, ठीक है ना, तो यूरोप वालों की नजरें ज्यादा होती है। और यूरोपियन यूनियन जो है, यूरोपियन संघ है बच्चा, उसमें भी जर्मनी का एक बहुत बड़ा रोल है। अच्छी खासी डेवलप्ड इकोनॉमी जर्मनी है, ठीक है, काफी तरक्की पर है जर्मनी, ठीक है। तो जर्मनी में हमारे साथ क्या उसके डिफरेंसेस है और क्या हमारे साथ सिमिलर इलेक्शन प्रोसीजर को लेकर के, वो सारी चीजें मैंने आपको समझा दी है, और ये उनका पूरा प्रोसेस था। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब ये तो बात हो गई बुंदेशटैग की, ठीक है, जो वहां की लोकसभा है। अब आ जाओ वहां की राज्यसभा की बात कर लो। जर्मनी के 16 संघीय राज्यों, हमारे यहाँ पर 28 राज्य है ना, वैसे भी वहां पर 16 राज्य है। 16 संघीय राज्यों को फेडरल काउंसिल में प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। तो जो वहां का बुंदेश रेट है, उसमें उनको प्राप्त होगा प्रतिनिधित्व, उसको क्या कहते हैं, फेडरल काउंसिल, और जो बुंदेशटैग है उसको कहते हैं फेडरल असेंबली। बुंदेशरेट की 69 सीटों, 69 सीटों में राज्यों में जनसंख्या के अनुपात में बांट दी जाती है। अब जो 16 राज्य हैं, ठीक है, उनमें टोटल कितनी सीटें हो गई, 69। अब इन 69 को किस आधार पर बांटा कि भाई इस राज्य में इतनी जनसंख्या तो उसको इतनी दे दी, इस राज्य में इतनी जनसंख्या तो उसको दे दी। ये वाला प्रोसीजर भी पूरा इंडिया वाला है, ये वाला जो प्रोसीजर है वो भी पूरा इंडिया का है। ये सभी सदस्य सामान्य रूप से राज्य सरकार में मंत्री होते हैं और उनका चुनाव नहीं होता, वरन वे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस है। भारत ने राज्यसभा से भी भेजने के लिए वोटिंग करवाई है, चुनाव करवाए, पर इन लोगों ने चुनाव नहीं करवाए। बोला जब आप राज्य का ही प्रतिनिधित्व करना है
जब राज्यसभा जैसी संस्थाओं में राज्य का ही प्रतिनिधित्व करना है तो राज्य सरकारें कौन चला रहा है? राज्यों की सरकार चला रही है। और उसमें मंत्री है तो कोई मंत्रियों को भेज दो। कितने मंत्री भेजने? 5 मंत्री वहां भी भेज दो। जो मंत्री हैं वो 2 काम करेंगे, राज्यों की विधानसभाओं को भी संभालेंगे, मतलब वहां राज्य का तो कर ही रहे। और अब देखो मंत्री है तो ऑफकोर्स ही बात है कि उस व्यक्ति को पता होगा मेरे राज्य में क्या समस्या है, तो वो राज्यसभा में जाकर के बता सकता है, राज्यसभा में जाकर के बता सकता है। तो इसलिए क्या है कि जो सरकार, राज्य सरकार में जो मंत्री होंगे उन्हीं को कहां है, बुंदेसरेट में या फेडरल काउंसिल में भेजा जाता है। जर्मनी के कानून के अनुसार इन सभी सदस्यों को एक टीम की भांति अपने राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार वोट देना होता है। तो ये जर्मनी का जो कानून है उसके अनुसार ये है कि ये लोग अपनी एक टीम के भांति काम करते हैं कि हम पूरी एक टीम है। अब राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट ने, अभी स्टेट गवर्नमेंट ने इनको मिनिस्टर बनाया। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि भैया आज अपन मान लेते हैं राजस्थान की बात कर लेते हैं। अब राजस्थान में जो गवर्नमेंट है वो कांग्रेस की है, कांग्रेस के अंदर मिनिस्टर्स हैं, ठीक है। अब उन मिनिस्टर्स को कहां पे भेज दिया गया? राज्यसभा में भेज दिया गया। अगर हम जर्मनी के हिसाब से बात करें, वहां भेज दिया गया। तो अब कानून ये कहता है कि जो सरकार है उस सरकार के अनुसार ही ये सारी बातें कहां पे बोलेंगे? राज्यसभा में बोलेंगे। सरकार के अनुसार ही ये सारी बातें कहां पे बोलेंगे? राज्यसभा में बोलेंगे। और उनके अनुसार ही वोट देते हैं, क्योंकि ये मिनिस्टर यहां पर है तो ये इनसे बात करके, मुख्यमंत्री से इनसे बात करके जाएंगे कि हाँ सर क्या करना है, क्या नहीं करना, ये मुद्दा उठ रहा था कल काउंसिल में, तो इस पर क्या आपकी क्या इजाजत है, क्या राय है, क्या अपने राज्य के लिए क्या बेहतर होगा, उसी हिसाब से वोट करेंगे। कभी कभी राज्यों में गठबंधन सरकार होने पर इन सदस्यों में सहमति नहीं बन पाती है, तब वे मतदान में भाग नहीं ले पाते हैं। और जब जब राज्यों में क्या हो, गठबंधन की सरकारें हों, तब वो सहमत नहीं हो पाते हैं कि इस मुद्दे पर सहमत, तो कुछ पक्ष में हो तो कुछ विपक्ष में हो, तो फिर क्या होता है, वो वोट नहीं करते, वो मतदान में हिस्सा ही नहीं लेते। बुंदेसरेट सभी कानूनी प्रस्ताव पर मतदान नहीं करती है। ध्यान दीजिएगा, बुंदेसरेट बोला है। बुंदेसरेट का मतलब हो गया हमारी राज्यसभा, हमारी जैसे राज्यसभा है ना वैसे। तो जो राज्यसभा की तरह है फेडरल काउंसिल है, बुंदेसरेट सभी कानूनी प्रस्ताव पर मतदान नहीं करता है। अब हमने तो लोकसभा और राज्यसभा को बराबर रखा है। एक धन विधेयक को छोड़ दो, बाकी हर चीज में राज्यसभा से पूछना पड़ेगा। ये हर चीज में नहीं पूछ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कुछ कानूनों में पूछ रहे हैं। और वो कौन से कानून है? लेकिन वे सभी नीतिगत मुद्दे जिन पर संघीय राज्यों को संवर्ती शक्तियां प्राप्त है, जिन विषयों में संघीय निर्देशों को लागू कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर हो, वे सभी मुद्दे बुंदेसरेट द्वारा पारित होने चाहिए। मतलब इन्होंने ये ऐसा कहा है कि संवर्ती जो शक्तियां होती है, जो कॉन्करेंट पावर होती है, जिसमें जैसे आज हमारे देश में भी संवर्ती सूची है, उसमें केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों मिलकर के कानून बना सकती है, दोनों बना सकती है। पर अगर विवाद हो जाएगा तो केंद्र सरकार का माना जाएगा। अब संवर्ती शक्तियां जहां पे केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों के पास पावर है, उन्हीं मुद्दों पर इनसे पूछा जाएगा, इन्हीं मुद्दों पर उनसे वोटिंग करवाई जाएगी बुंदेसरेट वालों से। बाकी जो बुंदेसटेग वाले हैं वो अपना हैंडल कर लेंगे। और उसके अलावा कोई ऐसा कानून, ऐसी नियम जिसको लागू करवाने के लिए राज्य में राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, तब इनसे बुंदेसरेट वालों से पूछा जाएगा, बाकी नहीं पूछा जाएगा। बुंदेसरेट ऐसे विधेयकों को वीटो भी कर सकती है। वीटो करने का मतलब क्या है? निषेधाधिकार, रोक भी लगा सकती है। किसी राज्य के लोग बोलते नहीं राज्य के मंत्री हम लागू नहीं करेंगे इस चीज को, वीटो लग गया, उस राज्य में लागू नहीं होगी। फिर किसी ने बोला नहीं हम भी नहीं करेंगे, तो उसमें भी क्या हो गया? वीटो लग जाएगा। तो ये क्या है? ये पूरी जर्मनी की जो व्यवस्था थी, जर्मनी की व्यवस्था मैंने आपको समझाई। और जो वहां के 2 सदन हैं, द्विसदनात्मक हम लोग पढ़ रहे थे, दोनों सदनों का मैंने पूरा आपको सिस्टम समझा दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद समझ में आया होगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।